हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बेटा ज़रा मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, पिछली क्लास हमारी जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके बाद गैस लॉस वगैरह हमने पढ़ लिए थे। अब आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है गैस इक्वेशन से। गैस इक्वेशन, ठीक है जी। तरीका वही होगा जैसे कि हम पिछली क्लासेस में कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद जब मैं आपको बोलूंगा तो मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप नोट करेंगे। ठीक है जी। गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन का इंट्रो क्या है सब जानते हैं कि भाई जो गैस इक्वेशन है वो क्या है। इट इज एन इक्वेशन which represents relationship between volume, temperature and pressure of an ideal gas। किसी भी आइडियल गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशनशिप को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है उसे हम गैस इक्वेशन कहते हैं। और इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल गैस लॉ, इसको जनरल गैस लॉ भी कहते हैं। ये दो फॉर्म्स में बनाई जाती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, दूसरी जनरल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नई बात नहीं। इसके लिए हम बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को आपस में मर्ज करते हैं। तो जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे, पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में अगर शॉर्ट में आएगा, 4 नंबर में आएगा, तो वो आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन बना दे या जनरल गैस इक्वेशन बना दे। और अगर दोनों बनाने को बोलेंगे तो फिर ये लॉन्ग में आएगा, फिर ये 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से है कि आइडियल गैस इक्वेशन, पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम जनरल गैस इक्वेशन बनाएंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे बॉयज लॉ। अब ये बॉयज लॉ का स्टेटमेंट आ गया, तो ये बॉयज लॉ का स्टेटमेंट तो मालूम है सबको। ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, v प्रोपोर्शनल टू 1/p। फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आएगा और चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आएगी v प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है जी। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि दोनों को यहाँ पर किया जाएगा कंबाइन, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये v प्रोपोर्शनल टू 1/p ये बॉयज लॉ का एक्सप्रेशन है, और v प्रोपोर्शनल टू t ये चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। जब दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करेंगे तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, दोनों की लेफ्ट साइड में v आ रहा है तो यहाँ पे v आ जाएगा। राइट साइड में एक में 1/p है और एक में t है, तो ये राइट साइड जो होंगी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। तो 1/p जो है ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये t/p हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम आगे चलने से पहले ये करते हैं कि ये जो है ना ये आप नोट कर लें। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, आप नोट करें तो फिर हम आगे चलते हैं। 3 मिनट का टाइम आपके पास है, 3 से 4 मिनट ले लें, यहां से यहां तक नोट कर लें।
हाँ भाई, मुझे अब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने नोट कर लिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर देखो कांस्टेंट आ जाएगा, और जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर वो होगा आर। सब जानते हैं वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहाँ से P लेफ्ट पे जाएगा, V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT, ये गैस के 1 मोल के लिए होती है। अगर आप लिखो PV इज इक्वल टू RT, तो ये फॉर 1 मोल ऑफ गैस है। अब अगर गैस के n मोल्स के लिए लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, तो ये PV इज इक्वल टू nRT बन जाएगा। ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। सब जानते हैं कि यहाँ जो R है ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये देखा होगा कि ये जो R है इसकी आप दो वैल्यूज लेते थे, एक 0.8 करके भी लेते थे, वो CGS सिस्टम होता है। लेकिन फिजिक्स में जो है हम R की वैल्यू सिर्फ MKS सिस्टम में लेते हैं, तो हम वो 0.8 वाली जो CGS सिस्टम वाली वैल्यू है जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में होती थी वो हम यहाँ नहीं लेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई इन MKS सिस्टम एट STP जो R की वैल्यू है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। और ये कैलकुलेशन अभी हम करेंगे भी, आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इसको निकाल के बताएंगे। तो यहाँ तक तो हमारी बन गई आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन के बाद फिर हम बनाएंगे ये जनरल गैस इक्वेशन। लेकिन पहले आप यहाँ तक नोट कर लें, यहाँ तक नोट करें जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है भाई, मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे जनरल गैस इक्वेशन बनाएंगे। अब जनरल गैस इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ अज्यूम कर रहे हैं। अब वो अज्यूम हमने क्या किया है, अब देखो हमने अज्यूम ये किया है कि ये आप देखें, हमने जनरल गैस बनाने के लिए हम गैस की दो स्टेट्स लेंगे कि गैस जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगी। आप ये देखें कि यहाँ पर एक सिलेंडर के अंदर हमने कुछ गैस रखी हुई है और इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, और जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो है P1, और टेम्परेचर इसका T1 है। ठीक है, ये इसकी तीन चीजें हैं, V1 वॉल्यूम है, P1 इस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर है, और T1 इसका टेम्परेचर है। अब जब ये गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गई तो आप ये देखिए यहाँ पे प्रेशर में आप देख रहे हैं एक एरो बना हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एरो दो बने हुए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो इसका प्रेशर इंक्रीज किया गया है P1 से P2। ठीक है, लेकिन आप देखिए टेम्परेचर यहाँ पर भी T1 है और टेम्परेचर यहाँ पर भी T1 है,
इसका मतलब है कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो इसका इंक्रीज किया गया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया गया है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो ये बॉयज लॉ अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि बॉयज लॉ क्या कहता है, बॉयज लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है वो उस पर अप्लाई होने वाले प्रेशर से इनवर्सली वेरिएटेड होगा। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर यही हुआ है कि ये वॉल्यूम देखें ज्यादा है और ये पिस्टन नीचे आ गया और ये वॉल्यूम इसका कम हो गया और वॉल्यूम इसका कम होके हो गया V। तो पहले वॉल्यूम इसका V1 था, अब V1 से कम होके V हो गया। तो ये गैस की इनिशियल स्टेट है और ये गैस की फाइनल स्टेट है। अब ये बॉयज लॉ अप्लाई हो रहा है। अब बॉयज लॉ अगर किसी गैस की स्टेट चेंज हो रही हो तो भाई बॉयज लॉ क्या होता है, बॉयज लॉ ये कहता है कि P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अब जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो आप देखिए कि P1 की जगह तो P1 ही रहेगा और V1 की जगह भी V1 रहेगा और ये P2 की जगह P2 आ जाएगा। लेकिन ये जो फाइनल वॉल्यूम है V2 ये हमने क्या लिया, ये हमने V दिया है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे V आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 और ये V2 की जगह पे आ जाएगा V। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इस P2 को इस साइड पे ले आएंगे तो P1 और V1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V हो जाएगा। इस तरह करके हम एक इक्वेशन अभी बनाएंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे नजर आ जाएगी। तो अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि लेट सम गैस इज ऑक्यूपाइड इन अ कंटेनर हैविंग मूवेबल पिस्टन। ठीक है जी, ये कंटेनर में गैस है और यहाँ इस पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर आर V1 एंड P1, ऐसा नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो आप पहले ये नोट कर लें, नोट करें, से ये फिगर बनाएं, ये नोट करें। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो वो आपको नजर आ जाएगा। ये नोट कर लें आप। समीद ने मुझसे एक सवाल किया है, समीद ने मुझसे कहा है कि सर केमिस्ट्री में जर्नल एंड आइडियल गैस कंसीडर होती है। यार मैं कह नहीं सकता कि वो दो फॉर्म में बनाते हैं या एक में ही बनाते हैं, तो मैं इसलिए अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा कि फिजिक्स में तो हम जर्नल गैस इक्वेशन भी लेते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन भी लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से लेते हैं। केमिस्ट्री में भी मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही होता हो, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं कह सकता। क्लासेस की अटेंडेंस शीट टाइप के डेटा निकाल सकते हो। फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं उसका नाम उसका आगे चेक करते हैं कि बच्चा नहीं मार्क कर सकते। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा देखो भाई, जैसा मैंने आपको बताया था, तो अब वही आ गया कि गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर है गैस का, वो V1 और P1 है। और जैसा हमने बताया था कि नाउ प्रेशर इज इंक्रीज्ड अप टू P2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, सो गैस इज कंप्रेस्ड एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस टू V। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बॉयज लॉ। ठीक है जी, ये बॉयज लॉ की एप्लीकेशन है। फिर जैसा मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ क्या होगा, P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। तो जो मैंने आपको बताया था कि V2 की जगह यहाँ V आ जाएगा, फिर P2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये P1 V1 अपॉन P2 इक्वल टू V आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। यहां तक बॉयज लॉ का काम खत्म हो गया, इसके आगे नई बात करेंगे। अब यहां तक नोट करो पहले आप लोग, पहले यहां तक नोट करो। हाँ भाई, नोट किया आप लोगों ने यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद क्या किया गया है। यहां तक हमने एक बात कंप्लीट कर ली, यहां तक हमने बॉयज लॉ अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखें, इसके बाद क्या किया गया है कि देखें, ये जो मैंने पोर्शन बनाया है, जो मैंने अब लेफ्ट साइड बनाई है, ये पिछली वाली जो फिगर आपके पास बनी हुई है, ये उसकी राइट साइड है। इसका मतलब है वहां से गैस की स्टेट को मजीद आगे चेंज किया गया है। अब ये देखें कि पिछली जो फिगर आपके पास बनी हुई है, उसमें गैस का वॉल्यूम कितना था, V था, और प्रेशर उसके ऊपर कितना था, P2 था, और टेम्परेचर था T2। अब यहां देखें क्या किया गया है, यहां पर गैस में की गई है हीटिंग। तो आप देखें कि टेम्परेचर गया है T1 से T2। यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे दो एरो बने हुए, हीटिंग हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप देखिए प्रेशर यहाँ पर भी P2 है और यहाँ पर भी प्रेशर P2 है। इसका मतलब है प्रेशर को चेंज नहीं किया गया, तो प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ भी प्रेशर P2 है, देखिए दो एरो बने हुए, यहाँ भी प्रेशर P2 है, वही दो एरो बने हुए। तो कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को हीट किया गया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। तो ये चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली वेरिएटेड होते हैं। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप गैस को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो आप देखिए ऐसा ही हुआ, वॉल्यूम V से इंक्रीज होके हो गया V2, ये V2 पे चला गया। ठीक है जी, देखिए यहाँ क्या लिखा है, नाउ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। सो गैस एक्सपेंड हो गई एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम इंक्रीजेस टू V2, और इसका फाइनल वॉल्यूम V2 पे चला गया। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन हो गई। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है,
चार्ल्स लॉ कहता है कि भाई V1 अपॉन T1 इक्वल होता है V2 अपॉन T2 के। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे T1 की जगह तो ये T1 आ जाएगा और T2 की जगह ये T2 आ जाएगा और फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा। लेकिन जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या था, V था, तो इसलिए इस V की जगह पे, इस V1 की जगह पे V आ जाएगा। तो V1 की जगह हम रखेंगे V और डिवाइडेड बाय ये T1 अपनी जगह पे मौजूद होगा और ये राइट साइड पे V2 अपॉन T2 अपनी जगह पर मौजूद होगा। ठीक है, फिर हम इस T1 को राइट पर ले जाएंगे तो एक इक्वेशन V की फॉर्म में बन जाएगी। वो आपको नेक्स्ट पेज पे अभी नजर आ जाएगी, लेकिन पहले आप ये जो है ना ये यहां तक नोट करें, इसे नोट करें, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। ये नोट करें आप लोग। मास मुझे ये कह रहा है, मास फुरकान मुझे कह रहे हैं कि सर आप एक दफा ये डायग्राम दोबारा बता दें। दोबारा बता देता हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली वाली जो स्लाइड है ना, देखो आपके पास जो पिछली फिगर बनी हुई है जिसमें बॉयज लॉ अप्लाई किया था, ये मैं मास की वजह से दोबारा बता रहा हूँ। पिछली जो फिगर बनी हुई है जिसमें बॉयज लॉ अप्लाई किया था उसमें ये चीज राइट साइड पे बनी हुई है। ठीक है, ये फाइनल स्टेट थी पिछली कंडीशन की। अब वहां से गैस को मजीद हम अगली कंडीशन पे ले गए। तो अब हमने क्या किया है, ये मैं मास को बता रहा हूँ, दोबारा सुन लें। अब हमने ये किया है कि यहाँ पर गैस को हीटिंग की है, कहां से, T1 से टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 पर ले गए और प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ भी P2 और यहाँ भी P2 है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है। पहले यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम था वो V था और ये वॉल्यूम इंक्रीज होके ये इंक्रीज हो गया, ये V2 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा चार्ल्स लॉ में बोलते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इस फिगर में बताया है। ठीक है, तो आप मुझे बता दें माज, आपको बात समझ आ गई है तो मैं आगे चलूं। हाँ भाई माज। अब्दुल्ला कह रहा है कि दोनों तरफ P2 होगा। मास ने तो क्लियर कर दिया, मास कह रहा है क्लियर है, और अब्दुल्ला कह रहा है कि दोनों तरफ P2 होगा। तो हाँ बिल्कुल सही है, दोनों तरफ P2 होगा, इसलिए कि यहाँ पर भी प्रेशर P2 है, यहाँ पर भी प्रेशर P2 है और यहाँ पर भी प्रेशर P2 है। इसका मतलब है प्रेशर को चेंज नहीं किया, यानी प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, इधर और इधर सेम है, और कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। ओके, अब देखिए यही यहाँ पे लिखा है ना जो मैंने बताया था कि वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, सो गैस एक्सपेंड्स एंड फाइनल वॉल्यूम इंक्रीजेस टू V2। ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब जब हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ क्या होता है भाई, चार्ल्स लॉ ये होता है कि V1 अपॉन T1 इक्वल होगा V2 अपॉन T2 पे। तो जैसा मैं आपको अभी समझा रहा था कि V2 की जगह तो V2 रहेगा, T2 की जगह T2 रहेगा, T1 की जगह T1 होगा, लेकिन जो इनिशियल वॉल्यूम था इस साइड पर वो V था, तो V1 की जगह V आ जाएगा। सही है, अब यहाँ से T1 को इधर ले जाएं तो V जो है
वो इक्वल टू V2 T1 अपॉन T2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन 2 हो जाएगी। जब ये इक्वेशन 2 हो जाएगी तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। आप पहली इक्वेशन 1 चेक करें, जो आपके पास पहली इक्वेशन 1 बनी हुई है उसमें भी V आ रहा होगा, और अब ये जो दूसरी इक्वेशन बनी है इसमें भी V आ रहा है। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, तो दोनों V इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में आ रहा है P1 V1 अपॉन P2, और यहाँ पर आ रहा है V2 T1 अपॉन T2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए। अब सिर्फ फाइनल स्टेप होगा, और फाइनल स्टेप ये होगा कि ये जो P2 है इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से जो T1 है T1 को लेफ्ट पे ले आएंगे। तो ये P1 V1 और ये T1 यहाँ आया, तो ये P1 V1 अपॉन T2 हो गया, और ये P2 यहाँ चला गया, तो ये P2 V2 अपॉन T2 हो गया। तो इस तरह ये इक्वेशन आ गई, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसको कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको नोट कर लें और मुझे बताएं, ओके करें, मुझे चैट में बताएं समझ आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? जरा प्लीज मुझे रिप्लाई करें, ओके करें, मुझे समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा इसको नोट कर लें अब आप लोग। हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? बताएं मुझे तो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा जी, अब हम आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी इन एमकेएस सिस्टम। अभी पीछे हमने जो टॉपिक में पढ़ा था कि भाई आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आती है। अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले पूरी बात समझो, उसके बाद नोट करने का टाइम दूंगा आपको। हम चलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां से आप एन और टी को दूसरी साइड ले जाओ, तो आर जो होगा वो पीवी अपॉन एन टी हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर चार चीजें आ रही हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी। ये चारों चीजें यहाँ रखी जाएंगी तो आर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा एसटीपी पर, और हमें देखना पड़ेगा एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, अब होता यह है कि जो प्रेशर है आपका, प्रेशर जो है स्टैंडर्ड एसटीपी पर जो स्टैंडर्ड प्रेशर है आपका वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, जिसको आप केमिस्ट्री में 760 टॉर भी कहते हैं।
760 टॉर्क हैं या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के हैं, ये स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। लेकिन फिजिक्स में बात ये है कि फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि भाई जो प्रेशर है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिजिक्स में हम कहते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स होती है न्यूटन में और एरिया जो है वो होता है मीटर स्क्वायर में। लिहाजा फिजिक्स में जो प्रेशर की यूनिट ली जाती है सिस्टम इंटरनेशनल में या एमकेएस सिस्टम में, वो ली जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, इस यूनिट को पास्कल्स भी कहते हैं। जो एक साइंटिस्ट का नाम है तो उसके नाम में इसको पास्कल्स भी कहते हैं। तो फिजिक्स में जो प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा, मिलीमीटर ऑफ Hg में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस स्टैंडर्ड प्रेशर को 760 मिलीमीटर ऑफ Hg को चेंज करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये बनता है 1.01 10 पावर 5। तो आपने ये बात याद रखनी है कि फिजिक्स में जब भी स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाएगा तो आप हमेशा ये लेंगे 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड होगा, केल्विन में लाएंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल जो है, हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1। 3 चीजें हो गई। अब इसके बाद आ जाए वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम का मामला यह है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि दुनिया में जितनी भी गैसेस होती हैं, दुनिया में जितनी भी गैसेस होती हैं, एसटीपी पर दुनिया की हर मोल, हर गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.41 लीटर्स होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एवरी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.41 लीटर्स। तो इसलिए 1 मोल गैस जो है इसका एसटीपी पे जो वॉल्यूम है ये 22.41 लीटर्स हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि फिजिक्स में हम वॉल्यूम लीटर्स में नहीं लेंगे। फिजिक्स में जो हम वॉल्यूम है वो लीटर्स में नहीं लेंगे, फिजिक्स में हम वॉल्यूम लेते हैं मीटर क्यूब में। तो अब हमें इसको लीटर से लेके आना पड़ेगा मीटर क्यूब। अब वो हम कैसे लेके आएंगे? अब वो हम ऐसे लेके आएंगे, अगर वो पूरी बात समझ लें आप, फिर नोट कीजिएगा। वो हम इस तरह से लेके आएंगे कि देखिए 22.41 लीटर तक तो हम पहुंच गए। अब ये याद रखिएगा कि जो 1 लीटर गैस होती है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। ये स्टैंडर्ड होता है कि 1 लीटर गैस जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। और डेसीमीटर का मतलब क्या है? डेसीमीटर का मतलब होता है कि मीटर का 10वां हिस्सा। जिस तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जो सेंटीमीटर है वो मीटर का 100वां हिस्सा होता है और जो डेसीमीटर है वो मीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो 1 लीटर जो गैस होती है, 1 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है तो 22.41 लीटर जो होंगे ये 22.41 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएंगे। लिहाजा 22.41 लीटर्स की जगह 22.41 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब डेसीमीटर क्यूब का मतलब है कि इसमें डेसीमीटर जो है वो 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको 22.41 और डेसीमीटर को 3 दफा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखें, जिस तरह सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही डेसीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। लेकिन 10 से आप देखो, 10 से हम 3 दफा डिवाइड करेंगे। 3 दफा क्यों डिवाइड करेंगे? इसलिए कि डेसीमीटर यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, तो ये तीनों डेसीमीटर जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये तीनों मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा और नीचे तीनों 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, और आप जब 22.41 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.02241 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह अब अगर हम इसको वॉल्यूम को समराइज करें तो हमारी बात ये बनी कि एसटीपी पर जो 1 मोल गैस है उसका वॉल्यूम 22.41 लीटर्स होता है और 22.41 लीटर्स जो है
वो 22.41 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और फिर इसको जब हम चेंज करेंगे तो चेंज होने के बाद ये 0.02241 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये एन हो गया और ये वी की वैल्यू आ गई। अब ये चारों वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो फिर आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप जरा ये जो कुछ मैंने समझाया है ये पूरा नोट कर लें। ये बताएंगे जब हम चैट बॉक्स खोलते हैं। अच्छा भाई, आमिर अली ने ये पूछा है कि सर डेसीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, एक बार दोबारा बता दें। यार मैंने ये कहा है कि डेसीमीटर को मीटर में लेने के लिए डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी तरह डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है आप लोग? हाँ जी, क्लियर है। और किसी ने कहा है कि सर टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, और किसी ने कहा है कि टेम्परेचर केल्विन में क्यों लेते हैं? तो यार गैसेस का टेम्परेचर तो केल्विन में ही लेंगे, सेंटीग्रेड में नहीं ले सकते। अब आगे चलें, अब ये सारी चीजें इसमें पुट करते हैं। अच्छा भाई, अभी इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है। देखें, ये P रख दिया, ये V रख दिया, नीचे N रख दिया और ये T रख दिया। और यहां पर मैंने आपको यूनिट्स भी पुट करके बता दी है ताकि R की यूनिट समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आप देखें होगा क्या। ये जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की ये जो 0.02241 रखा है ये है मीटर क्यूब में, और ये जो 1 आ रहा है ये मोल है, और जो 273 है ये केल्विन है। तो मैंने वैल्यूज भी रख दी और यूनिट्स भी रख दी। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा 8.314 आएगा। और यहाँ पर देखें ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कैंसिल होगा,
तो एक ये न्यूटन बच गया और मीटर क्यूब में से 1 मीटर बच गया और नीचे मोल केल्विन अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ये जूल के इक्वल होता है। ये जूल के कैसे इक्वल होता है? देखिए हम सबको पता है W इज इक्वल टू F इंटू डी है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वर्क किस में होता है? जूल में, और फोर्स किस में होती है? न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर में। लिहाजा न्यूटन इंटू मीटर जो है ये जूल के इक्वल है, तो ये जो न्यूटन इंटू मीटर है इसकी जगह जूल आ गया। तो इस तरह जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको जरा फटाफट नोट कर लें, 1 मिनट के अंदर नोट करें आप इसे बगैर टाइम जाए की। शाबाश। उससे क्या कंफर्म किया आपने? वो क्या कह रहा है? वो सही है, विंडो नजर नहीं आता। हाँ भाई, नोट कर लिया? बताएं मुझे जल्दी से। कर लिया? शाबाश, सबने कर लिया? आगे जाऊंगा, एक चीज और बतानी है, ठीक है? अगर किसी ने नहीं किया तो बता दो, बाद में नहीं कहना निकल गया। ओके, अच्छा भाई, अब थोड़ी सी एक बात और ये बतानी है कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये भी शॉर्ट में आता है। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, और ये होती है P इक्वल्स टू एन के टी। अब एग्जाम में ये भी कहते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस बना दें, या ये भी कहते हैं कि ड्राइव कर दें P इक्वल टू एन के टी। ये शॉर्ट में आती है 3 से 4 नंबर में। आज ये थोड़ी बता रहा हूँ, बाकी कल इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा। अब जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो इसका स्टार्ट होता है कांस्टेंट से, जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी। अब वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बड़ी आसान सी बात है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये एक रेशो है। इट इज द रेशो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रोस नंबर एंड डिनोटेड बाय के। इसको हम के से मेंशन करते हैं, और ये R अपॉन एन ए के इक्वल होता है, जिसमें R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एन ए है एवोगैड्रोस नंबर। हमें ये बात मालूम है कि दो कांस्टेंट्स की रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो चूंकि R भी एक कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर भी एक कांस्टेंट है, तो इनकी रेशो भी कांस्टेंट होगी। अब पहला काम तो हमने ये किया है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली है। देखो R की तो ये वैल्यू अभी हमने निकाली, और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी हर गैस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर दें, ये R की वैल्यू रख दी, ये एवोगैड्रोस नंबर रख दिया, और दोनों की यूनिट्स भी रख दी, ये दोनों की यूनिट रख दी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.38 10 पावर -23 आएगा, और यहां से देखो ऊपर जो यूनिट है वो जूल पर मोल केल्विन है, और नीचे वाली यूनिट को मॉलिक्यूल पर मोल को ऊपर ले जाओगे तो वो पलट जाएगी, मोल ऊपर हो जाएगा, मॉलिक्यूल नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट इसकी क्या बचेगी? ऊपर जूल और नीचे ये मॉलिक्यूल और केल्विन, तो यूनिट होगी इसकी जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। तो ये हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने बताई है कि भाई ये R अपॉन एन ए होता है। ये दोनों चीजें रखी जाएं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1.38 10 पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन निकलती है। अच्छा, ये वैल्यू बताने के बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि हम इसको दोबारा यूज करते हैं। हम इस इक्वेशन को हम दोबारा यूज करते हैं। हमने कहा भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे हमने दोबारा यूज किया कि भाई k जो है
वो R अपॉन NA के इक्वल है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो R जो होगा वो KNA से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा KNA के। तो हम क्या करेंगे कि ये जो R की वैल्यू है, इस R की वैल्यू को फिर हम पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन आइडियल गैस इक्वेशन, यानी वो जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना PV इज इक्वल टू nRT, उसमें जहां पे R आ रहा होगा वहां पे ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हम काम फिर कल करेंगे। आज की क्लास में क्या करना है कि आप ये नोट करो, ये जो मैंने समझाया है कल मैं इससे आगे चलूंगा, ठीक है। R की वैल्यू रखेंगे उसमें, तो फिर वो 2-3 स्टेप में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना 2 से 3 मिनट है, तुम लोगों ने ये 2 से 3 मिनट के अंदर नोट करना है। शाबाश, जरा स्पीड पकड़ो और इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, टाइम बहुत कम रह गया है, 1 मिनट रह गया है। तुम लोग नोट कर रहे हो? हाँ शाबाश, जरा फटाफट नोट कर लो, फिर कल यहां से आगे क्लास बढ़ाऊंगा। बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है। ठीक है, काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि कर लिया है। जिन लोगों ने नोट कर लिया वो लीव करना चाहें तो लीव कर दें, चले जाएं बस इंशाल्लाह। बाकी फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर यहीं से शुरू करेंगे। जो लिख रहे हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, फटाफट कर लो, टाइम इज ऑलमोस्ट रनिंग आउट। टाइम जा रहा है, तकरीबन खत्म हो गया टाइम। शाबाश। शाबाश बेटा, जो लोग रह गए फटाफट कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीट करो। शाबाश, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मैं बंद करने लगा हूँ प्लीज। अल्लाह हाफिज।